दोस्तों, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पीछे छोड़ते हैं तो भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय खुलता है। एक ऐसा अध्याय जिसने भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना की नींव रखी। यही अध्याय है वैदिक काल। यह केवल एक ऐतिहासिक काल नहीं है, बल्कि वह दौर है जहां से भारत की सोच, दर्शन, समाज व्यवस्था और धार्मिक परंपराएं आकार लेना शुरू करती हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वैदिक काल का नाम वेदों के आधार पर पड़ा है। वेद मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथों में गिने जाते हैं। इन ग्रंथों में उस समय के लोगों का जीवन, विश्वास, युद्ध, देवता, समाज और अर्थव्यवस्था झलकती है। वैदिक काल को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग स्वयं को आर्य कहते थे। आर्य शब्द का अर्थ किसी जाति से नहीं बल्कि श्रेष्ठ या सभ्य से था। अब बड़ा सवाल है कि आर्य आखिर आए कहां से थे। इस पर इतिहासकारों में मतभेद रहे हैं। लंबे समय तक आर्य आक्रमण सिद्धांत पढ़ाया गया, जिसमें कहा गया कि आर्य मध्य एशिया से आए। आज कई विद्वान इसे आर्य प्रवासन सिद्धांत मानते हैं, यानी धीरे धीरे लोगों का आगमन हुआ, न कि अचानक आक्रमण। ऋग्वैदिक काल के लोग मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में बसे थे। उनका क्षेत्र सप्त सिंधु कहलाता था, जिसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां शामिल थी। नदियां उनके जीवन की आधार थी। ऋग्वेद में नदियों की स्तुति की गई है। अब ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ये सूक्त देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। उस समय के प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और वायु देवता। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। उन्हें वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता था। अग्नि यज्ञ के माध्यम से देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाले देव थे। वरुण को नैतिक व्यवस्था का रक्षक माना जाता था। ऋग्वैदिक समाज सरल था। लोग पशुपालक थे। गाय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानी जाती थी। युद्धों का कारण भी अक्सर गाय होती थी। गविष्टि शब्द का अर्थ ही गायों की खोज था। समाज में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन यह कठोर नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण कर्म पर आधारित थे, जन्म पर नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने गुण और कार्य से वर्ण बदल सकता था। महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी। महिलाएं यज्ञ करती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी और सभा में भाग लेती थी। घोषा, लोपामुद्रा, अपाला जैसी विदुषी महिलाएं ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। राजनीतिक व्यवस्था सरल थी। राजा को राजन कहा जाता था। राजा का पद वंशानुगत तो था, लेकिन वह निरंकुश नहीं था। राजा को सभा और समिति जैसी संस्थाओं से सलाह लेनी पड़ती थी। सभा बुजुर्गों की परिषद थी और समिति जनता की सभा। अर्थव्यवस्था पशुपालन और सीमित कृषि पर आधारित थी। लोग जौ उगाते थे। व्यापार बहुत सीमित था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। लेन देन वस्तु विनिमय से होता था। धार्मिक जीवन यज्ञ केंद्रित था। लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। जीवन सरल था, दिखावा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, समाज जटिल होता गया। लोग पूर्व की ओर गंगा यमुना घाटी में फैलने लगे। यही परिवर्तन हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है, जहां समाज, राजनीतिक और धर्म तीनों में बड़े बदलाव आने लगे। और जैसे ही आर्य समाज धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ा, वैसे ही वैदिक जीवन में बड़े और गहरे परिवर्तन आने लगे। यही परिवर्तन हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देते हैं, जिसे सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यह वह दौर था जब आर्य गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में बसने लगे और उनका जीवन पशुपालन से कृषि आधारित समाज की ओर बढ़ने लगा। उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई। लोहे के औजारों का प्रयोग शुरू हुआ, जिससे जंगल काटकर खेती योग्य भूमि बनाई गई। हल, फाल और लोहे की कुल्हाड़ियों के उपयोग से उत्पादन बढ़ा। अब
केवल जौ नहीं बल्कि गेहूं और चावल की खेती भी होने लगी। अधिशेष उत्पादन ने समाज को स्थायित्व दिया और यहीं से जटिल सामाजिक ढांचा विकसित हुआ। समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन वर्ण व्यवस्था में दिखाई देता है। जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में लचीली थी, वह अब कठोर होने लगी। वर्ण जन्म आधारित होने लगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के अधिकार और कर्तव्य निश्चित कर दिए गए। ब्राह्मणों का सामाजिक और धार्मिक प्रभुत्व बढ़ गया क्योंकि यज्ञ, मंत्र और धार्मिक ज्ञान पर उनका नियंत्रण था। शूद्रों की स्थिति कमजोर होती चली गई और उन्हें शिक्षा व यज्ञ से वंचित कर दिया गया। महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आने लगी। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के अधिकार सीमित हो गए। सभा और समिति में उनकी भागीदारी कम हो गई। बाल विवाह के संकेत मिलने लगे और विधवा पुनर्विवाह को हतोत्साहित किया गया। शिक्षा का अधिकार धीरे धीरे केवल पुरुषों तक ही सीमित होता चला गया। राजनीतिक व्यवस्था में भी बदलाव आया। अब छोटे छोटे जनों के स्थान पर जनपद और फिर महाजनपद उभरने लगे। राजा की शक्ति बढ़ने लगी। राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय जैसे यज्ञों के माध्यम से राजा अपनी सत्ता और प्रभुत्व का प्रदर्शन करने लगा। राजा अब केवल जननेता नहीं रहा बल्कि शक्तिशाली शासक बन गया। कर व्यवस्था विकसित हुई और प्रजा से नियमित कर वसूला जाने लगा। सभा और समिति जैसी संस्थाएं अभी भी मौजूद थी, लेकिन उनका प्रभाव पहले जैसे नहीं रहा। राजा की शक्ति अधिक केंद्रीकृत होती चली गई। सेना का संगठन मजबूत हुआ और युद्ध अब केवल पशुओं के लिए नहीं बल्कि भूमि और प्रभुत्व के लिए होने लगे। धार्मिक जीवन भी अत्यंत जटिल हो गया। यज्ञों की संख्या और भव्यता बढ़ गई। यज्ञ अब साधारण धार्मिक क्रिया नहीं रहे बल्कि अत्यंत महंगे और जटिल अनुष्ठान बन गए, जिन्हें केवल राजा और धनी लोग ही कर सकते थे। इससे आम जनता और धर्म के बीच दूरी बढ़ने लगी। इसी जटिलता के विरोध में उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में एक नई सोच उभरने लगी, जिसे हम उपनिषदिक दर्शन के रूप में जानते हैं। लोग बाहरी यज्ञों से हटकर आंतरिक ज्ञान की खोज करने लगे। आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, कर्म और पुनर्जन्म जैसे गूढ़ दार्शनिक विचार सामने आए। यह भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन आया। कृषि अधिशेष के कारण व्यापार बढ़ने लगा। वस्तु विनिमय के साथ साथ निष्क जैसे धातु के टुकड़ों का प्रयोग होने लगा। शिल्प और कारीगरी विकसित हुई। समाज अब केवल ग्रामीण नहीं बल्कि अर्ध शहरी रूप लेने लगा। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी, लेकिन यह अब सीमित वर्ग तक सिमट गई। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक ज्ञान और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना था। धीरे धीरे वैदिक धर्म की जटिलता, वर्ण व्यवस्था की कठोरता और सामाजिक असमानता के कारण समाज में असंतोष पनपने लगा। यही असंतोष आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म के उदय का कारण बना। बुद्ध और महावीर ने इसी व्यवस्था को चुनौती दी और सरल, नैतिक तथा मानव केंद्रित धर्म का संदेश दिया। इस प्रकार वैदिक काल केवल एक ऐतिहासिक काल नहीं था बल्कि यह भारतीय समाज की नींव रखने वाला युग था। ऋग्वैदिक काल ने सरल समानतावादी समाज दिया, जबकि उत्तर वैदिक काल ने जटिल सामाजिक संरचना, राज्य व्यवस्था और गहन दार्शनिक चिंतन को जन्म दिया। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और सामाजिक व्यवस्था की जड़ें इसी काल में गहराई से जम गई, जिनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन, परंपराओं और सोच में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। धन्यवाद।